जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज यह चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर में हमने कक्षा 10 के विज्ञान के बायोलॉजी का जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके पहले हमने पढ़ा एक कोश की जीवों में पोषण, जिसके उदाहरण थे पैरामीशियम और अमीबा। तो हमने पैरामीशियम तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं बहुकोशिकीय जीवों में पोषण। बहुकोशिकीय जीवों में पोषण में हम पढ़ेंगे मानव में पोषण। तो आइए देखते हैं मानव में पोषण। अब देखेंगे मानव में पोषण जो है वह 7 प्रक्रियाओं में होता है। तो पहली प्रक्रिया जो है वह मुंह से स्टार्ट होती है। लोग खाना खाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका पाचन जो है खाने का वह सीधे पेट में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खाने का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जब आप चावल या फिर आलू जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं तो मुंह में जो लार बनता है, सलाइवा बनता है, उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि उसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज में यानी कि शर्करा में बदल देता है। यानी कि आपने देखा जो कि चावल में कार्बोहाइड्रेट था उसका पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे ऐसे कई चीज़ों का पाचन होता है और एकदम लास्ट प्रक्रिया तक हम देखेंगे जब तक कि आपका वेस्ट पदार्थ गुदा से बाहर नहीं आ जाता। तो ये सब होते हैं पाचन में। आइए पहले लिखते हैं क्या होता है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे मुंह, यानी कि माउथ। मुंह खाने की शुरुआत हर कोई आप इसमें लिखेंगे खाना खाने को दांत से चबाते हैं, दांत से चबाते हैं तथा उसे फिर आप लिखेंगे लाल ग्रंथियां फिर आप लिखेंगे लाल ग्रंथियां। लाल ग्रंथि है जो खाने में उपस्थित
अब आप लिखेंगे लार्ज तो आपने देखा कि मुंह में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। खाने को पहले दांत के द्वारा काटा गया, उसे छोटा किया जाएगा, फिर उसको लाल ग्रंथियों द्वारा जो सलाइवा बनता है यानी कि लाल बनता है, उसमें एमाइलेज होता है। आपको यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर लिख लीजिए कि लाल ग्रंथियों में एमाइलेज तो आप यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे कि लाल ग्रंथियों में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है और दांत पहले खाने को तोड़ता है और उसे छोटे छोटा करता है। लाल ग्रंथियों से लार निकलता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं। वही उसी सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है। वही एमाइलेज एंजाइम जो होता है वह खाने में कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे ग्लूकोज में तोड़ देता है। और आप जैसे चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, तो इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। और खाना आप अच्छे से निकल सकें इसके लिए लाल ग्रंथियां जो है खाने को चिपका बना देती हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो ग्रास नली होती है वह सिकुड़न भरी होती है, मतलब कि सिकुड़न वाली पाइप होती है। ऐसा है नहीं कि सीधी पाइप होती है और आपने खाना खाया, खाना सीधे ढंग से पेट में गिरा, वह आराम जाता है, वह ऐसे मतलब कि आराम जाता है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2 जिसका नाम है ग्रास नली। तो ग्रास नली क्या है? अभी हमने मुंह को देखा, जैसे मुंह में खाना बना, वहां पर वह चिपचिपा हुआ। उसके बाद अब क्या है कि ग्रास नली जो है सिकुड़न नली, ग्रास नली, अगर खाना चिपचिपा नहीं होगा, थोड़ा सा खाने में नमी नहीं होगी, तो वह उसमें खाना जब जाएगा तो वह गड़ेगा और काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यह इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, आप इसमें लिख सकते हैं कि खाना यहाँ से क्या खाना यहाँ से सिकुड़न खाना यहाँ से सिकुड़न फैलाव, पोस्टर में लिखेंगे आप लहर जैसी पाइप सिकुड़न फैलाव लहर जैसी नली से होकर पेट में जाता है। तो आपको मैंने यह बता दिया था, यानी कि ग्रास नली कुछ ज्यादा है नहीं। और आप ग्रास नली की जो है लंबाई लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसकी लंबाई
25 से 30 सेंटीमीटर होती है। क्या? इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है बस। और यहाँ पर सिकुड़न या फिर लहर जैसी जो है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल सिस। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा स्टमक, यानी कि मेन पार्ट। वैसे तो मेन पार्ट होती है छोटी आंत, लेकिन लोग जो सोचते हैं कि पेट ही मेन पार्ट होता है उसके हिसाब से। तो खाना यहाँ से सिकुड़न में फैलाव जैसी नली से होकर पेट में जाता है। उसके बाद इसकी लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। यही है हमारी ग्रास नली। यह मुंह से मतलब गले से सीधा कहाँ पेट तक जुड़ी जाती है। अब हम लिखते हैं स्टमक। तीसरा पॉइंट स्टमक यानी पेट। स्टमक में क्या है? तो स्टमक जो होता है इसमें पेप्सिन एंजाइम बनता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है, यानी कि प्रोटीन को पचाता है। आप प्रोटीन वाली खाना जो खाते हैं वह स्टमक में ही पचता है। तो आप इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर पॉइंट वॉइंट नहीं डालेंगे, सीधा स्टमक का लिखना शुरू। क्या? पेट में आप यहाँ पर स्टमक में लिखना शुरू करेंगे, स्टमक में पॉइंट वॉइंट नहीं डालेंगे, सीधी इसकी परिभाषा की तरह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पेट में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये Cl बनता है। जो खाने को पचाता है तथा कीटाणुओं को, यानी कि हानिकारक कीटाणुओं को मारने का भी काम करता है। मारने का भी काम करता है। अब इसमें यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे, इसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। जो प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लीजिए और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, जो है लीवर और गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर क्या करता है? यह लीवर जो पित्तरस बनाता है उसे स्टोर करता है, और जो पित्त रहता है वह फैट को तोड़ता है। आइए इसे ही लिख लेते हैं, सिंपल सी भाषा। लीवर बनाया पित्तरस। क्या?
जिसे हम बॉयल जूस कहते हैं। क्या? बॉयल जूस। यह क्या करता है, बनाता है, पहले तो इसको लिखिए। उसके बाद आप लिखेंगे गॉल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय। पित्ताशय, पित्तरस को आप हमारे साथ लिखते चलिएगा प्लीज। पित्तरस को स्टोर करता है, पित्तरस को स्टोर करता है यानी कि इकट्ठा करता है। आप यहाँ पर स्टोर लिख लेंगे, करता है। अब ये सब चीजें तो हो गई, लेकिन पित्तरस का यानी बॉयल जूस का काम क्या होता है? बॉयल जूस जो है यानी कि पित्तरस, पित्तरस चर्बी को तोड़ता है, चर्बी को पचाता है। क्या? आप जो भी फैट वाली चीजें खाते हैं, फैट, चर्बी को पचाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा चौथा पॉइंट। इसको लिखिए और इसके बाद हम जल्दी से देखते हैं पांचवा पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ इसको लिख लिए होंगे। आप यहाँ पर लिखिए, आप पांचवा पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से। स्टेप 5 में है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का काम क्या होता है? पैनक्रियाज क्या करता है? यह पैनक्रियाटिक जूस छोड़ता है, जिसमें 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है, एमाइलेज वह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, और लाइपेज जो है वह भी फैट को तोड़ता है। क्योंकि बॉयल जूस जो होता है उसमें लाइपेज भी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसीलिए वहां पे फैट का होता है आपका पाचन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसकी परिभाषा में, अग्नाशय, पैनक्रियाटिक जूस छोड़ता है, पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, दूसरा एंजाइम है एमाइलेज, और चौथा एंजाइम है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन को तोड़ता है। क्या? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन,
और लाइपेज जो है वह फैट यानी चर्बी का पाचन, चर्बी का पाचन। तो दोस्तों इसमें कुछ समझाने वाली ज्यादा चीजें हैं नहीं। अग्नाशय जो होता है वह यानी पेनक्रियाटिक जूस छोड़ता है और उसमें 3 चीजें होती हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। याद कर लीजिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और लाइपेज आपका चर्बी को तोड़ता है यानी कि पचाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक 5 पॉइंट तक देखा। इसके बाद 2 पॉइंट बचते हैं जिसमें होता है सबसे मुख्य भाग पाचन का, जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और जिसे हिंदी में कहते हैं छोटी आंत, और उसके बाद होता है आपका बड़ी आंत। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा अग्नाशय के बारे में। अब हम देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है वह आपके पाचन का मुख्य भाग होता है। यहाँ पर अग्नाशय से जो है यहाँ पर अग्नाशय से एंजाइम वगैरह आते हैं और प्रोटीन को, वसा को और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। तो छोटी आंत क्या होता है? यह खाने को पचाता है और बचे हुए चीजों का अवशोषण करके खून में मिला देता है। आइए अब हम देखते हैं छोटी आंत के बारे में। यहाँ पर लिखिए आप छोटी आंत। यहाँ पर हमने लिखा है छोटी आंत। अब हम छोटी आंत की परिभाषा को देखते हैं, छोटी आंत के बारे में देखते हैं, देखते हैं छोटी आंत क्या क्या करता है। आइए देखते हैं। तो पहले आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यह शरीर की सबसे लंबी भाग है। यह शरीर की सबसे लंबी जब खाने को पचाता है तथा बचे हुए प्रोटीन का अवशोषण करता है। आंत की अंदरूनी दीवार पर, और क्या होता है? आंत की अंदरूनी दीवार पर छोटे छोटे बाल जैसे जिन्हें विलाई कहते हैं। विलाई का काम क्या होता है? विलाई जो करते हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने के बाद यह ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वगैरह को सोखकर खून में मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए विलाई सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। प्रोटीन की जगह आप पोषक तत्व भी लिख सकते हैं यहाँ पर।
यहाँ भी मिलाई सतह क्षेत्र को बढ़ाकर पोषक तत्वों को सोख कर यानी कि अवशोषण करके मिला देते हैं। तो ये है छोटी आंत। क्या करती है? यही शरीर की सबसे लंबी आंत होती है। यह खाने को पचाता है। तो यहाँ पर छोटी आंत के बाद आती है बड़ी आंत। लेकिन छोटी आंत जो होती है वह लंबाई में उसे आप खींचेंगे तो वह बड़ी होती है। जैसे कि आप एक धागे को लपेट के रखते हैं, उसी तरह के तरीके से छोटी आंत लंबी होती है और कुछ अपना शेप बना के वह आपके पेट में रहती है। बड़ी आंत जो होती है वह सीधे से ऐसे घूम के होती है। आप जब देखेंगे आपको यहाँ पर एनिमेशन के द्वारा मानव का पाचन दिखा दिया जाएगा, तो आप उसमें देखेंगे बड़ी आंत जो होती है वह सीधी सीधी होती है, लेकिन छोटी आंत उसी में घूमी हुई होती है। उसे जब आप निकाल के अगर तानेंगे तो वह काफी लंबी होगी। तो छोटी आंत जो है वह सबसे लंबी होती है और इसमें छोटे छोटे विलाई पाए जाते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाकर पोषक तत्वों को सोखने में मदद करते हैं। छोटी आंत में खाने का पाचन भी होता है और पोषक तत्व जो है उसे सोखकर खून में भी मिलाया जाता है। तो ये सब काम छोटी आंत में हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद बड़ी आंत। पहले आप इसको लिख लीजिए। दोस्तों, अभी हमने छोटी आंत के बारे में पढ़ लिया है। छोटी आंत में क्या था? आपने खाना खाया, खाने से आपको आपके शरीर को जो भी जरूरत होती है वो सब चीजें लगभग छोटी आंत तक हो चुका है। अब क्या होता है? अब बड़ी आंत में जाएगा खाना, जो कि अवशिष्ट पदार्थ होता है। अवशिष्ट पदार्थ में जो पानी वगैरह होता है उसे बड़ी आंत सोख लेगी और उसे गुदद्वार से बाहर निकाल देगी। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ी आंत में क्या होता है और देखेंगे। बड़ी आंत में जिसमें से यह पानी सोख लेती है। यानी एनएच के द्वारा बाहर निकाल जाती है। यहाँ पर मैंने लिखा बड़ी आंत में अवशिष्ट पदार्थ आता है जिसमें से यह पानी को सोख लेता है। यानी कि बड़ी आंत उस अवशिष्ट पदार्थ में से पानी को सोख लेता है और बचे हुए फिर जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसे एनएच के द्वारा बाहर निकाल देता है। बस बड़ी आंत का काम खत्म। दोस्तों, अब हम देखते हैं दांतों की सड़न के बारे में, यानी कि टूथ डिकॉय या फिर डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज में क्या होता है? जब भी आप खाना खाते हैं, खाने के कण आपके दांत में फंस जाते हैं और उस पर बैक्टीरिया वगैरह जो है अम्ल बनाने लगते हैं, एसिड, जिससे दांत की इनेमल जो कि दांतों के लिए बहुत ही जरूरी होता है वह सड़ने लगता है। और जब वह सड़ने लगता है तो दांत आपके खराब हो जाते हैं। दांत आप कहते हैं कि दांत में कीड़े पड़ गए या फिर दांत वगैरह सड़ गए। तो इससे बचने के उपाय क्या है? आप मीठा कम खाएं और रोजाना ब्रश करें। ठीक है, आइए देख लेते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा सिंपल भाषा में कि जब खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो खाने के छोटे कण दांतों में फंस जाते हैं। और यहाँ पर आप लिखेंगे जिससे बैक्टीरिया दांतों पर अम्ल बनाने लगते हैं। क्या करते हैं? दांतों पर अम्ल क्रिएट कर देते हैं, दांतों पर अम्ल बनाने लगते हैं। देते हैं और तब दांतों का इनेमल ब्रश गलने लगता है। फिर लास्ट में आप लिखेंगे जिससे दांत खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे इसके उपाय में मैंने आपको दो सिंपल चीजें बताई जिससे कि आपका दांत स्वस्थ रहेगा। पहला तो है रोजाना ब्रश करना। क्या? रोजाना दांतों की सफाई। अब वो आप चाहे दातुन से करिए चाहे ब्रश से। दांतों की सफाई और मीठा कम खाना। इन सब चीजों से आपके दांत स्वस्थ और अच्छे रहेंगे। आप तो तब तक के लिए आप अपना नोट्स बनाते जाएं, उसे रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।